हाय। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 1 क्लास 11 का यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। और उसमें हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड पे हमने आके रुके थे पिछले वीडियो पे। तो लिमिटेशंस में हमने क्या पढ़ा था कि लिमिटेशंस में क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, पिछले वीडियो को जाके कंसल्ट कर लें अगर नहीं याद रह गया है तो। ठीक, अब हम क्या करना चाहते हैं कि भाई ये जो बात कही गई यहाँ पे, एक बात कही गई है कि कांस्टेंट्स विद डायमेंशंस अगर होते हैं तो उनकी बात कर लें। तो भाई उसकी बात कर लेते हैं, चलिए। तो कहता है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एज अ रिलेशन बिटवीन मास m1 एंड m2। ये इसी बात को डिड्यूस करने का एग्जाम्पल है। ये कहता है कि एक्सप्रेशन निकालिए ग्रेविटेशनल फोर्स का एक एक्सप्रेशन निकालिए। ग्रेविटेशनल क्या एज अ रिलेशन, ये क्या है? रिलेशन है किसके बीच में? बिटवीन मास m1 एंड m2। तो ये रिलेशनशिप है m1 m2 और बीच कोई चीज़, हाँ, एट अ डिस्टेंस r। तो कह रहा है r भी है। ठीक है, इन तीनों के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है, ये कह रहा है। तो ठीक है, तो कह रहा है इसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो जैसे हमने यहाँ किया था वही काम करते हैं भाई। मास की पावर a लगा देते हैं, इसकी पावर b लगा देते हैं, इसकी पावर c लगा देते हैं। तो फोर्स को निकाल लेते हैं। फोर्स एम एल टी की पावर -2 आ जाएगा, ml/t की पावर -2। ठीक है, और मास तो ये तो मास प्लस मास तो a+b हो गया। ठीक है, और r क्या है? लेंथ की पावर c। ठीक है, तो मास a+b आ गया कितना? 1। मास की वैल्यू यहाँ पे 1। l की पावर है c, तो c आ गया कितना? l की पावर 1 है यहाँ पे 1, तो c आ गया 1, a+b आ गया 1। और t यहाँ -2 है, t यहाँ पे नहीं है, तो t के जहाँ नहीं होता वहाँ t की पावर 0 मानी जाती है। तो ये क्या आ गया? -2 = 0। ये तो गड़बड़ आ गया, ये तो बात गलत है। -2 = 0, ये तो गड़बड़ है, क्योंकि -2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमें मालूम ही है। तो ये जो है यहाँ पे आ गया आप किसी तरह की लिमिटेशन। अब आपको तुरंत समझ में आ गया, एब्सर्ड सी बात एक आ गई। -2 जो है बराबर 0 आ गया, तो कोई एब्सर्ड सी बात आ गई। इसका मतलब कोई एक लिमिटेशन आ गई है डायमेंशन एनालिसिस की। कौन सी? ये तब पता लग सकता है जब आपको ओरिजिनल फार्मूला मालूम हो। तो जैसे इस केस में तो हमें ओरिजिनल फार्मूला मालूम है और हम उसके ऊपर मेहनत करेंगे भी, लेकिन कोई एक लिमिटेशन आ गई ये पता लग जाना चाहिए जैसी कोई एब्सर्ड सी बात आ जाए सामने। ठीक है, अब यहाँ कौन से लिमिटेशन आई है ये कैसे पता लगेगा? तो ये आगे थोड़ा सा अगर बढ़ेंगे तो पता लगेगा। तो डायमेंशन एनालिसिस अपनी लिमिट पे आ चुकी है। तो अब कहता है कि ओरिजिनल फार्मूला जो उसने आया है वो आपको बता ही दिया, F = G m1 m2 अपॉन r की पावर 2। तो इससे G के डायमेंशंस कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार। यही सवाल भी उसने सेकंड पार्ट यही किया है कि G के डायमेंशंस कैलकुलेट करके बताओ हमको, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द ग्रेविटेशन कांस्टेंट G। तो भाई अब निकालते हैं। तो G को हो गया FR² m1 m2 डिवाइड बाई m1 m2। तो F कितना हो गया? ml/t की पावर -2। ठीक, कैसे? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हो गया m, एक्सेलरेशन हो गया मीटर/सेकंड²। ठीक है, और m1/m2 कितना हो गया? m इंटू m यानी m²। ठीक, तो ये आ गया m की पावर -1 l t की पावर -2। अच्छा नहीं, अभी भाई r² से मल्टीप्लाई करना था, ऊपर r² से मल्टीप्लाई भी करना था। ठीक है, l³ हो जाएगा, m-1 l³ t की पावर -2 आ गया। तो ये पता लगा ये G का डायमेंशन है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, लेकिन उसके भी एक डायमेंशन है। तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है। ऐसे कांस्टेंट्स भी होते हैं जिनके डायमेंशंस होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बताओ तो भाई, जो आपको मालूम है, ऐसा कोई मालूम है? चलिए बताया जाए। क्या ये आपने पढ़ा हुआ है ना, कौन सी गैस इक्वेशन पढ़ी है हमने? आइडियल गैस की इक्वेशन PV = RT। ठीक है, इसमें R क्या है? R एक गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन जब इसके आप डायमेंशन एनालिसिस करने जाएंगे कि R के डायमेंशंस कितने होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? P के डायमेंशन इंटू V के डायमेंशन बटा T के डायमेंशन। तो जब आप इसको कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे R के तो कुछ डायमेंशंस आ गए, एक्चुअली कुछ डायमेंशंस आ गए R के। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो कांस्टेंट तो है, लेकिन
कांस्टेंट नंबर नहीं है, वो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे भी कांस्टेंट्स होते हैं, और जैसे ही ऐसे कांस्टेंट्स आते हैं आपको मालूम है कि डायमेंशन एनालिसिस अपनी लिमिटेशन पे आ जाती है। ये तो एक नियम बता ही दिया गया है, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देख भी लिया कि ऐसा होता भी है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल एक देख लेते हैं। आज कोशिश करेंगे सवाल ही सवाल कर लेते हैं, थोड़े से डायमेंशन एनालिसिस को थोड़ा कमज़ोर जो है उसको सवाल करके थोड़ा मजबूत किया जाए। तो कह रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट g। प्लैंक्स कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये तो दुनिया में हर जगह कांस्टेंट है, पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट। और ग्रेविटेशन कांस्टेंट g ये भी कांस्टेंट है। अच्छा, 3 कांस्टेंट्स है। आर यूज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड अ यूनिट ऑफ मास। अच्छा, देन द करेक्ट ऑप्शंस आर, मास के लिए पूछ रहा है और लेंथ के लिए भी पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं मास के लिए बात कर लेते हैं। तो कह रहा है मास के ऊपर डिपेंडेंट, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट g। ठीक है, तो इसकी कुछ पावर्स हैं जो कि चढ़ाया जाए तो वो मास, यूनिट ऑफ मास आने लगती है। ठीक है, तो पावर्स क्या चढ़ाया जाए, तो a b c चढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर c है ऑलरेडी, तो x y z कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, वरना वो वाला c ये वाला c सब मिलके खिचड़ी बन जाएगी। तो ये ऐसा कुछ कह रहा है कि मास इज डिराइव्ड, यूनिट ऑफ मास इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टू सम पावर्स। तो भाई वो कह रहा है कि इसकी डिपेंडेंस निकालो कैसे है। अच्छा ठीक है भाई, तो ये करने की कोशिश कर लेते हैं। कैसे करें, तो मास के लिए कह दिया x की पावर, c के लिए y की पावर, g के लिए z की पावर। h की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, E/νू, ये नू है। E क्या होता है, E जो मुझे सबसे आसान याद आता है वो हाफ mv² ही याद आता है मुझे तो हर बार, E के डायमेंशन। ठीक है, और नू के डायमेंशन 1/t, फ्रीक्वेंसी होती है ना 1/t, फ्रीक्वेंसी है ये 1/t, तो ये 1/t हो गया। तो हाफ mv² कितना हो गया, mv² मीटर पर सेकेंड, तो मीटर स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर, और ये t नीचे आ गया t की पावर -1। ठीक, तो ml² t की पावर -2 और प्लस ये ऊपर आके प्लस हो जाएगा, तो वो पूरी बातचीत कहाँ पे आ जाएंगे हम, ml² t की पावर -1 तक आ जाएंगे। c जो है वो तो मीटर पर सेकंड, तो lt की पावर -1 सीधा। g की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली थी, वही डाल देते हैं, m-1 l³ t की पावर -2। तो अब सब इसको x को अंदर ले जाते हैं, इसमें y को अंदर ले जाते हैं, इसमें z को अंदर ले जाते हैं, फिर m की पावर x - z, l की पावर 2x + y + 3z, t की पावर -x - y - 2z। अच्छा जी, तो अब यहाँ और यहाँ पर डायमेंशंस को इक्वेट कर देते हैं। तो एक ही डायमेंशन है m, वो है x - z, तो x - z तो 1 हो गया सीधा सीधा। यहाँ पे दूसरा कोई डायमेंशन नहीं है, तो अब क्या करें, क्या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कुछ, ऐसा ही नहीं होगा भाई, बताया गया ये तो। जहाँ पे डायमेंशन नहीं होते वहाँ पे पावर 0 कर देते हैं, l की पावर 0, t की पावर 0। तो l की पावर 0 यानी कि l के ये डायमेंशन जो है ये 0, यानी कि 2x + y + 3z बराबर कितना आ गया, 0। फिर ऐसे ही t के डायमेंशंस में भी यही काम करेंगे, तो t के डायमेंशन में भी यही काम कर दिया, -x - y - 2z = 0। तो अब ये 3 इक्वेशंस हो गई, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तो क्या सोल्यूशन निकल के आया, x बराबर हाफ, y बराबर -3/2, z बराबर 1/2। तो ये तो इसका सोल्यूशन निकल आया। तो अब इस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करें, मतलब इसको डाल के देखें, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर x कितनी, हाफ यानी √, और c की पावर -3/2 यानी 1/c की पावर 3/2। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे कोई आदमी लिखा हो तो ऐसे भी हो सकता है, क्यूब का रूट। ठीक है, क्यूब का रूट, क्यूब पावर का रूट, स्क्वायर रूट। फिर g की पावर हाफ यानी √, तो m की पावर √c, ये बात सही है, गलत है। m की पावर √g, ये बात सही है, बिल्कुल सही है भाई, m की पावर √g के प्रोपोर्शनल तो है ही है। ठीक है, तो ये बात गलत हो गई, ये बात सही हो गई। अब l के लिए देख लेते हैं ऐसे ही,
एल के लिए भी सेम काम बिल्कुल करना है, यहाँ पे एम की जगह एल लिखा होगा बस, और फिर से एक्स वाई जेड ले लेना। इस बार एक्स वाई जेड की वैल्यू दूसरी आएगी, कहाँ ये मत कहना भैया कि एक्स वाई जेड की वैल्यू वही आएगी, क्योंकि इस बार एक्स वाई जेड फिर नए अननोन्स हैं, इक्वेशन नई है ये। तो एम की जगह एल लगा देंगे, तो इस बार एक्स माइनस जेड की पावर 0 हो जाएगी, और यहाँ जो एल की पावर 0 के बराबर की थी वो पावर 1 हो जाएगी, और यहाँ टी की पावर अभी भी 0 ही रहेगी। तो अब ऐसे में क्या देखें कि इक्वेशन क्या आ जाती है सॉल्व करके। तो ऐसे में हमने पाया इक्वेशन आ जाती है एक्स की पावर 1/2, यानी एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आता है प्लैंक्स कांस्टेंट के अंडर रूट के, और लाइट ऑफ स्पीड के उसके भी अंडर रूट के, और जी की पावर -1/2 यानी नीचे जी आ गया। ठीक है, तो ऐसे में हमने पाया कि ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन क्या था वो देख लेते हैं एक बार, ताकि कंफ्यूजन ना रहे भाई। डी है अंडर रूट जी, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी, उसके प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक, तो ये अच्छा सवाल है। एक और ऐसी अच्छा सवाल एक और देखते हैं जिससे कुछ फंडामेंटल्स और डेवलप होते हैं। तो कहता क्या है कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एज P इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा एक्सपोनेंट ब्रैकेट में माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा, वेर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, जेड इज डिस्टेंस, के इज बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट एंड थीटा इज टेम्परेचर। बाप रे क्या क्या आ गया यहाँ पे। द डायमेंशंस ऑफ बीटा आर, तो डायमेंशन मांग रहा है बीटा के, अल्फा के नहीं मांग रहा है। कितना अच्छा आदमी है, अल्फा के मांग नहीं रहा है। क्या बात, तो क्या हम बिना अल्फा के निकाले बच जाएंगे? देखते हैं। तो आते हैं भाई। तो कहता है कि P इज डायरेक्टली, P है कितना अल्फा अपॉन बीटा, ना अल्फा जानते हैं ना बीटा जानते हैं, तो कांस्टेंट बोल दिए गए। लेकिन ये नहीं बोला गया डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये बोला गया कांस्टेंट्स। ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा ये EXP क्या है? EXP होता है भाई एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है? E एक नंबर होता है, ठीक है, उसकी पावर होती है कुछ। अभी 11th क्लास में हो तो इससे ज़्यादा की बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो अपने आप ही सभी मैथ्स में पढ़ने लग जाओगे, तो वहाँ तुरंत ही समझ में आने लग जाएगा। तो ये एक नंबर है और ये उसकी पावर है, तो इतना तो लेकिन तब भी समझ में आ रहा है, एक नंबर को अगर किसी पावर पे चढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो ये एक नंबर ही बनेगा, है ना। ये एक नंबर है, इसको किसी पावर पे चढ़ा दिया गया तो ये एक नंबर ही बनेगा। तो कुल मिला के ये तो डायमेंशनलेस बातचीत है, क्योंकि नंबर्स, प्योर नंबर्स तो डायमेंशनलेस होते हैं। ये प्योर नंबर है जो डायमेंशनलेस होगा। कॉन्स्टेंट्स डायमेंशनलेस हो सकता है ना हो, लेकिन नंबर्स तो पक्के डायमेंशनलेस होंगे। प्योर नंबर्स डायमेंशनलेस होंगे, प्योर नंबर्स यानी अरिथमेटिकल नंबर्स डायमेंशनलेस होंगे। तो ये प्योर नंबर है, और प्योर नंबर की एक पावर है, तो वो भी एक प्योर नंबर बनेगी, तो वो डायमेंशनलेस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। इसका मतलब प्रेशर के जो डायमेंशंस हैं वो अल्फा बाय बीटा के डायमेंशंस हैं, लेकिन हमें ना अल्फा के मालूम है ना बीटा के मालूम है। अब क्या करें? तो यहाँ भी कुछ दिख रहा है, इसके अंदर चलें, यहाँ से कुछ शायद जवाब मिलेगा, तो वहाँ चलते हैं। ई की पावर माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा पे उतर आते हैं। तो ये क्या है? तो ये कह रहा है ये अल्फा जेड बाय के थीटा, तो अल्फा जेड बाय के थीटा, तो ई की पावर यानी एक नंबर है जिसकी पावर है अल्फा जेड बाय के थीटा। अच्छा, तो ये इसका मतलब ये खुद भी एक नंबर है, ये खुद एक नंबर है, तभी तो किसी नंबर की पावर चढ़ पा रहा है ना। 2 की पावर माइनस आर, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो नहीं होता ना कोई मतलब। 2 की पावर ये तो 5 होगा, 5.2 भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है, 2 की पावर 5.2 हो जाएगा, लेकिन नंबर ही होगा एक, ठीक है। तो भाई इसका मतलब अल्फा जेड बाय के थीटा ये डायमेंशनलेस है, ये भी समझ में आ गया हमें। अब भाई अगर ये डायमेंशनलेस है, इसका मतलब अल्फा के डायमेंशंस इसके डायमेंशंस के बराबर हैं, उल्टे हैं, उल्टे हैं तभी तो कट जा रहा है एक दूसरे से, ठीक है। तो अब यानी कि अल्फा के डायमेंशंस कितने हैं? के थीटा अपॉन जेड के डायमेंशंस हैं, तभी जो है अल्फा जेड अपॉन के थीटा करने पे डायमेंशनलेस बन जा रहा है नंबर, ठीक है। तो अब ये बात थोड़ी समझ में आई, और यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है, हमें के के बारे में बता दिया गया कुछ, थीटा हमें मालूम है टेम्परेचर, और जेड के बारे में बता दिया गया डिस्टेंस है। के के बारे में जो थोड़ा सा अजीब सी बात लग रही है वो देख लेते हैं, के क्या है भाई, यहाँ पे के क्या बताया गया के बारे में।
तो के के लिए कहा गया के जो है क्या होता है, गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो गैस कांस्टेंट के तो अभी हम बात कर ही रहे थे, के इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट क्या कह रहा है, आर अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ये एक प्योर नंबर होता है, एवोगैड्रोस नंबर एक प्योर नंबर होता है, ठीक है, एन ए करके डिनोट करते हैं इसे, ये प्योर नंबर होता है। तो ये भी आपकी मदद करने के लिए बता दिया गया कि भाई ये प्योर नंबर है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, जैसे ही हमको ये बताया गया आप तुरंत कह देंगे अच्छा तब तो फिर के के डायमेंशन और आर के डायमेंशन सेम होते हैं। और आर के डायमेंशन तो हम निकाल सकते हैं कहाँ से, पी वी इज इक्वल टू आर टी से। तो पी वी इज इक्वल टू आर टी से जल्दी से इसके डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम शायद कहीं पहुंचने वाले हों। अब तो पूरी बातचीत लग रहा है आगे बढ़ रही है। तो आर के डायमेंशन हो गए आर के डायमेंशन, आर के डायमेंशन पी वी बाई टी के डायमेंशन। तो पी जो है प्रेशर है, फोर्स बाय एरिया, वी क्या है वॉल्यूम, तो एल क्यूब डाल दिया, टी क्या है टेम्परेचर, तो के डाल दिया, ये थीटा डाल सकते हो, ठीक है। एफ क्या हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, ए क्या हो गया एल स्क्वायर, फिर बाहर एल क्यूब और के की पावर -1 नीचे वाला के ऊपर ले आए। फिर अब यहाँ पे आ गए मास के लिख दिया एम मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एल टी की पावर -2 के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे एल स्क्वायर है, नीचे एल स्क्वायर लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो आ गया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 के की पावर -1, ठीक। अब यहाँ पे इसको डाला के को, के की वैल्यू को, क्या आया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 के की पावर -1, फिर थीटा, थीटा यानी के बटे जेड बाय जेड। तो इसको जब सॉल्व किया कि एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 के की पावर -1 इंटू के अपॉन एल, तो के से -1 और 0, -1 और +1 0 हो गया, के की पावर 0, के की पावर 0, 2 एल इंटू एल था ना, ये 2 थी पावर, तो ये एल से कट गया, एल आ गया सिंगल पावर, एम सिंगल पावर पे है, टी -2 पे है, टी -2 पे है, ठीक। तो ये आ गया अल्फा के डायमेंशंस। हमें निकालने किसके थे, लेकिन निकालने तो बीटा के हैं। तो अब इसका मतलब इस बात का फिर उपयोग होगा जो पहली बात हमने देखी थी, P बराबर अल्फा बाई बीटा। तो मतलब सब कुछ यूज़ होगा, कुछ भी बिना निकाले बच नहीं पाएंगे। तो बीटा के डायमेंशंस ऐसे में हमने देखा भाई P के डायमेंशंस इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। तो बीटा के डायमेंशंस कितने, बीटा ऊपर चला गया और अल्फा के डायमेंशन अपॉन पी के डायमेंशन। अल्फा के डायमेंशन हमें मालूम है, वो डाल दिए यहाँ से। पी के डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया वाले डायमेंशन होंगे, वो डाल दिए, वो दोनों डाले, कैलकुलेट किया तो आ गए हम कहाँ पे कि एल स्क्वायर आ गया भाई डायमेंशन बीटा का, एल स्क्वायर आ गया। अब ऑप्शन में कहीं है एल स्क्वायर, दिख तो नहीं रहा, देखो ध्यान से देखें, ये है ऑप्शन में एल स्क्वायर। कैसे, उसने m की पावर 0 लिख दिया, एल स्क्वायर लिख दिया, t की पावर भी 0 लिख दिया। तो ये आखिरी तक, वो दम तक आपसे लड़ाई करवाता रहा कि आप ढूंढिए सही से। तो ये हो गया आंसर। तो ये सिंपल सा बातचीत थी इसको लेके, डायमेंशन एनालिसिस को लेके। इसके आगे आप सवाल और करेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। कहीं कोई सवालों में कोई कन्फ्यूजन हो तो बताएं मुझे, मैं हेल्प यू आउट। और इस पूरे चैप्टर को ख़त्म होने के बाद देखेंगे, अगर टाइम रहेगा तो हम इसके और भी सवाल करेंगे। और इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में आप करेंगे एस्टिमेट्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसिशन, ये सब करेंगे अगली क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं इसको बेसिक। जितने भी सवाल आपने किए, आप ये आपने आईटी के ही पुराने सवाल किए हैं आज की तारीख में, तो कोशिश करिए कि यह सवाल आपको समझ में आए। बहुत ज़्यादा कठिन आसान बनाने की कोशिश की मैंने, समझाने की भी कोशिश की। और ये वाला जो सेक्शन है भाई, ये ज़रूर करिएगा अपने आप, इस वाले सेक्शन को, ये वाला जो सवाल है ये अपने आप करके देखिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। तभी आपको एक्चुअल फील आएगी डायमेंशंस की, एक्चुअल प्रैक्टिस अपने हाथ से कॉपी पेंसिल उठा के, शरीफ बच्चों की तरह, ठीक है। और बस इतना ही बताना था इस क्लास में। चैनल का नाम है फ्री फोटॉन्स। और फिर मैं वही बात कहूँगा कि अगर आपको लगता है मैंने आपका टाइम नहीं वेस्ट किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चाहे तो सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडीइंग।